बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा थर्मोडायनेमिक्स के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करना है। लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, एंड आल्सो वी विल डिस्कस स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो आइए सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। लेट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये लाइक दिस वन और दूसरा ये। लेट ये हमारे पास टेम्परेचर T1 पे है, ये हमारे पास टेम्परेचर T2 पे है। दिस इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, मींस T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो आप देखेंगे ये कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप लोगों के पास T1 ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट A है, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B। ऑब्जेक्ट A जो है इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट B जो है इसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब जब दो चीजें सेम टेम्परेचर पे आ जाती हैं उस वक्त हम बोलते हैं कि ये चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। Two bodies are said to be in thermal equilibrium if they are at the same temperature. Similarly, अगर आप लोग कोई हॉट मेटालिक बॉब है उसको अगर आप लोग कोल्ड वाटर में ड्रॉप कर लेते हो तो मेटालिक बॉब जो है वो हीट को लॉस करना शुरू करेगा और या उसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एट द सेम टाइम वाटर जो है उसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों चीजों का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ बराबर हो जाएगा। मींस कि आप लोगों के पास वाटर का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ बराबर होगा और जो मेटालिक सल्फेट आपने फेंका था उसके अंदर जिसका टेम्परेचर हाई था उसका टेम्परेचर वाटर के साथ। अब हम ये कह सकते हैं कि चीजें सेम टेम्परेचर पे आ गई हैं। जब चीजें सेम टेम्परेचर पे आ जाए तो इस वक्त हम बोलते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों आती हैं, उसकी क्या रीजन है? एक्चुअली हमारे पास देयर आर थ्री मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें कंडक्शन होगी, कन्वेक्शन होगी या रेडिएशन वाला प्रोसेस होगा, तो हीट ट्रेवल करना शुरू करेगी। जब हीट ट्रेवल करती है दो चीजें आप लोगों के पास डेफिनेटली एक लॉस कर रही है, गेन कर रही है, दोनों चीजें आपके पास एक वक्त ऐसा आएगा सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी। जब सेम टेम्परेचर पे आएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट्स करते हैं थर्मोडायनामिक्स की जो दूसरी टर्म है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए अगर हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करते हैं और वो सिस्टम आप लोगों के पास कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो गैस हो सकती है, वो आप लोगों के पास लिक्विड हो सकता है, वो आप लोगों के पास कोई सॉलिड हो सकता है। जो भी आप लोग मटेरियल लोगे डेफिनेटली उसके अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। और याद रखिएगा कि हमारे पास कायनात में, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। ऑल द थिंग्स आर मूविंग। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये रेस्ट में नहीं, दे आर इन मोशन। इनमें अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में डिफरेंट मोशंस होती हैं। लाइक गैसेस जो हैं उनमें हाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और इस तरीके से अगर हम लोग लिक्विड लें तो उसमें बी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अराउंड द होल मटेरियल, अराउंड द होल लिक्विड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड्स होते हैं उनमें ज्यादातर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बहरहाल अब आपके पास अगर हम इसमें एग्जांपल सर गैस की ले लेते हैं तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर एज वेल एज दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द कंटेनर। इट मींस कि उनके पास एनर्जी मौजूद है। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली आप लोगों के पास इस मटेरियल के पास जितनी भी एनर्जी मौजूद है इनको सबको सम करें तो हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आ जाती है। So internal energy is defined as
सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, इट मींस वो काइनेटिक भी हो सकती हैं, पोटेंशियल भी हो सकती हैं, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अगर हमारे पास आइडियल सिस्टम है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, तो याद रखिएगा कि आइडियल गैस में आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होती है। अगर आप टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है इट मींस आप लोगों के पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। सो याद रखिएगा कि हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में ये टर्म बार बार आती रहेगी। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है, अगर टेंपरेचर में राइज आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम लोग इन केस ऑफ राइज इन टेंपरेचर इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर टेंपरेचर में फॉल आ रहा है तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। और थर्मोडायनामिक्स ये इंटरनल एनर्जी जो है ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, cause it depends upon the state of the system, it does not depend on the path followed। खैर ये चीजें हम लोग इंशाल्लाह जब स्टेट वेरिएबल जो है उनको डिस्कस करेंगे उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। थर्मोडायनामिक्स की तीसरी टर्म है हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मींस हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम hot body to cold body. We cannot confine heat to an object. We cannot confine heat to a system. Ideally, in real sense we consider, but ideally we cannot confine heat to a system. अगर हम लोग इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉडी ए जो है उसका टेम्परेचर T1 है, बॉडी बी जो है उसका टेम्परेचर T2 है, तो बॉडी ए का टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाएगा, और बॉडी बी जो है उसका टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट मींस समथिंग हैज फ्लोन फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। दैट समथिंग दैट हैज फ्लोन फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी इज कॉल्ड हीट। सो एक बात यहां पे क्लियर हो जाती है कि हीट हमेशा फ्लो करती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट आपके पास फ्लो नहीं करेगी, नेट हीट फ्लो नहीं करेगी। हीट को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं जूल, ऐसा यूनिट हमारे पास जूल है, लेकिन इसके लिए हम लोग कैलोरी और किलो कैलोरी भी यूज करते हैं। कैलोरी और किलो कैलोरी मोस्टली जो यूनिट यूज होती है वो किलो कैलोरी है, क्योंकि हमारे पास मैथ जो है आमतौर पर हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो इस वजह से किलो कैलोरी वाली जो यूनिट है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब 1 कैलोरी हमारे पास कितनी हीट को बोला जाएगा? लेट्स से अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हम लोगों ने वाटर रखा हुआ है और वाटर का सिर्फ 1 ग्राम है, और ये वाटर आप कह सकते हो कि 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको अगर हम हीट देते हैं और इसको अगर हीट देते हैं और इसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो मीन बाय जो हम लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड की है वो हीट आप कह सकते हो कि दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। इसी तरीके से आपके पास अगर 1 kg ऑफ वाटर मौजूद है और इसी टेम्परेचर पे 14.5 पे, और आप उसको हीट देते हो और ये आपके पास 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो जो हीट आप लोगों ने इसको प्रोवाइड की दैट विल बी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड to 15.5 degree centigrade is called 1 calorie. Similarly, 1 kilocalorie can be defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg of water at 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is called 1 kilocalorie. इसके अलावा ये भी याद रखना है कि थर्मोडायनामिक की कन्वेंशन है
अगर हम लोग किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम, उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, इफ वी आर टेकिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम, उसको हमेशा हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स की फोर्थ टर्म, दैट इज वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क हमारे पास कब होता है? तो सिंपल इज इट, अगर आपके पास सिस्टम, कोई भी सिस्टम, लेट्स से यही हमारे पास सिस्टम है, अगर ये सिस्टम एक्सपेंड होता है तो हम बोलते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर सिस्टम कंट्रैक्ट होता है तो हम बोलते हैं कि वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग। मैं आपको समझाने के लिए इसी से एग्जांपल लेता हूं। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक बैलून है, अब वो बैलून आप लोगों के, आप उसको ट्रीट कर सकते हो एज अ सिस्टम। इसको उठा के अगर आप धूप में रख देते हो, सनलाइट जाहिर, उसकी जो वॉल्स हैं वो डायबेटिक हैं, एडायबेटिक नहीं है। डायबेटिक मींस विच कैन ट्रांसफर हीट, तो हीट ट्रांसफर हो सकती है उसको, तो हीट ट्रांसफर होगी, उसके अंदर जो गैस मौजूद है उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर राइज होगा, डेफिनेटली उसके अंदर जो गैस मौजूद है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इट विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द बैलून मोर विगरसली, तो डेफिनेटली उसके इनसाइड प्रेशर बिल्ड होगा और बैलून जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा फूल जाएगा। इट मींस हम बोलते हैं कि सिस्टम ने सराउंडिंग को डिस्प्लेस किया है। अगर सिस्टम ने सराउंडिंग को डिस्प्लेस किया, इट मींस वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम। और अगर हम उसी बैलून को उठा के किसी ठंडी जगह पर रखते हैं, उसके गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो जब उसके अंदर जो गैस मौजूद है उसका टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो वो वही बैलून सिकुड़ जाता है। तो हम बोलते हैं कि वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, क्योंकि अब की बारी सराउंडिंग ने सिस्टम को डिस्प्लेस किया है। तो बाय का मीनिंग याद रखें, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है उसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को लिखने का तरीकाकार थोड़ा सा आम जो कन्वेंशनली हम वर्क लिखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आमतौर पर तो हम लोग लिखते हैं जी कि वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, या हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्स हमारे पास होती है प्रेशर इनटू एरिया। नाउ S इज द डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम। सो इसको हम लोग आमतौर पर थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को इस फॉर्म में लिखते हैं। यही आप लोगों के पास जो मोटी मोटी चीजें थी रिलेटेड टू द वर्क, यही थी। अब आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क? हीट के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, इट ओनली फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी आप लोगों के पास हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती। जबकि आपके पास वर्क को एक्सचेंज होने के लिए, ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग में वर्क को एक्सचेंज होने के लिए किसी किस्म का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं चाहिए होता। इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप लोगों के पास है। आप लोग हाथों को रब करो तो आप लोगों के हाथ गर्म होना शुरू हो जाते हैं। क्यों हुआ भाई? क्या आपने इसको हीट दी? नो, एक्चुअली हमारे पास हुआ ये कि हम लोगों ने जो वर्क किया है वो वर्क कन्वर्ट हो गया हीट की फॉर्म में। इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर आप लोग बाईसाइकिल पंप की एग्जांपल ले सकते हैं। बाईसाइकिल पंप जो है वो आप उसको मुसलसल पंपिंग करें वो हीट अप हो जाता है। क्यों हुआ भाई? क्या हमने उसको उसको हीट प्रोवाइड किए? नो, वी हैव डन वर्क, और वही वर्क अपीयर हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट।
So there is no temperature difference requirement in case of work. So work can be transferred between object and its surrounding without any difference in temperature. So ये आपके पास मेन फर्क है हीट में और वर्क में कि हीट only transfer when there is difference in temperature and there is no such requirement for work done. थर्मोडायनेमिक्स की इन टर्म्स के अलावा एक दो टर्म्स और भी हैं, वो भी सीख लें, जिसमें एक है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, व्हाट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम? A particular condition of the system described by the some variable like pressure, volume, temperature, internal energy and entropy is called state of the system. Let's say अगर हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस इंट्रोड्यूस की हुई है। सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने अगर कोई गैस वगैरह इंट्रोड्यूस की हुई है और इसके ऊपर हम लोगों ने प्रेशर भी रखा हुआ है कोई। इस गैस का अपना एक वॉल्यूम है, इस गैस का अपना एक टेम्परेचर है, इस गैस के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रेशर है, इस तरह इसकी इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है। अब इसको हम इसकी स्टेट को बता सकते हैं, इसकी स्टेट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसकी हेल्प से? विद हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल। तो ये आपके पास आ जाती है state of the system, means a particular condition of the system described by some variable like pressure, volume, temperature, internal energy and entropy is called state of the system. दूसरी टर्म इससे रिलेटेड है state variables। state variables वो वेरिएबल्स जिनको आप स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हो उनको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। द वेरिएबल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। और ये आप लोगों के पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। एक और टर्म इसमें है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या चीज होगी? तो हमारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है जो सारे के सारे स्टेट वेरिएबल को लिंक करता हो, खास तौर पर सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो लिंक करती हो इन वेरिएबल्स को। हाँ, अलबत्ता गैसेस के लिए हमारे पास है जो सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएबल्स को, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन वेरिएबल को लिंक करती है, वो इक्वेशन मौजूद है। उसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल बोलते हैं और वो इक्वेशन है PV is equal to nRT। Here P is the pressure, V is the volume, N is number of moles, R is the gas constant and T is the temperature। So ये एक ऐसी इक्वेशन है जो इन तीन स्टेट वेरिएबल्स को लिंक करती है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। आज के लिए यहां तक ही।